नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर पुढचा बीट आहे या चॅप्टरमधला, जो की आतापर्यंत लर्न केलेले आहेत। प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपण लर्न केला, पण इथून पुढचा जो भाग आहे तो म्हणजे इको, रिवर्बरेशन आणि अकॉस्टिक्स। हा पॉइंट आपणास इथं अभ्यासायचा आहे। यानी कि दोस्तों, इस चैप्टर में अभी हम साउंड चैप्टर से, साउंड एंड वेव मोशन से कुछ यूनिट्स, कुछ बीट्स, कुछ वीडियोस हमने लर्न किए हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इको, रिवर्बरेशन एंड अकॉस्टिक्स। तो उससे पहले हम इको क्या है, इको किस तरह से तैयार होता है, इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं। साउंड रिफ्लेक्ट, ये देखो यहाँ एक प्रोसेस मैंने आपको दिखाई दी है। ओके, ये देखो इस तरह से एक साउंड एक जगह से निकलता है, इस तरह से यानी कि समझो एक क्लैप वगैरह कुछ हम बजाते हैं, तो बजाने के बाद इस तरह से ये वॉल के ऊपर यानी कि वॉल की तरफ जाता है, और रिवर्स होते इस तरह से ये यानी कि इस कान तक ये आता है, यानी कि साउंड रिफ्लेक्ट बैक। ये देखो यहाँ नाम दिया है साउंड हीट साउंड, यानी कि यहाँ से साउंड निकल रहा है और ये साउंड इस तरह से वॉल तक जा रही है, यानी कि दीवार तक जा रही है, और दीवार से रिफ्लेक्ट होके इस तरह से रिवर्स आती है, बैक आती है। तो इसे हम साउंड रिफ्लेक्ट यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करता है, इको जो प्रोसेस है, ये इको प्रोसेस साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो कुछ भी सोर्स होगा वो सोर्स, और जहां से साउंड ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इन दोनों के बीच एक फिक्स ऐसा डिस्टेंस रहता है। अगर वो डिस्टेंस है तो ही, यानी कि अगर वो डिस्टेंस यानी कि जो कुछ रिलायबल डिस्टेंस है, अगर वो रिलायबल डिस्टेंस है, तो इस तरह से आपको इको प्रोड्यूस होता है और इको हमें सुनने को मिलता है। अगर वो फिक्स ऐसा डिस्टेंस नहीं है तो हम इको सुन नहीं पाते, इको हमें नहीं मिलता। ओके, तो देखो हम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इको किस तरह से तैयार होता है। तो देखो यहाँ एक मैं एक आपके लिए इमेज दे रहा हूँ। ये देखो इस तरह से एक सोर्स है, सोर्स से आवाज़ निकल रही है। ये निकलने वाली आवाज़ इस तरह से दूसरे यानी कि रिजिड सपोर्ट के ऊपर, यानी कि जिसमें किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन ना होके वहाँ से वो रिवर्स आती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है। ये जाने वाला साउंड है और इस तरह से ये रिवर्स आने वाला साउंड है, और इस पर्सन के कान तक ये पहुँचता है। इसे हम डिटेक्टर कहते हैं, यानी कि जो लिसनर है, जो साउंड लिसन करता है, उसे हम लिसनर कहते हैं, उसे हम डिटेक्टर कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये देखो ये क्या है। तो इसके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये जीनियस साइंस चैनल पे आपको 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के सब टीचिंग आपको मिलने वाली है, और पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। इसलिए आपको कहीं क्लास वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं एक्स्ट्रा फीस वगैरह खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ एक्सपीरियंस्ड टीचर्स है, और एक्सपीरियंस्ड टीचर से आपको ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। यानी कि ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे बच्चों का लॉस हो रहा है। तो लॉस होने की वजह से हम थोड़ा सा एक टीचर्स यानी कि थोड़े से कलेक्ट हुए, और कलेक्ट होकर आप बच्चों के लिए सब सब्जेक्ट का टीचिंग देने का हमने थोड़ा सा सोचा है, और इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स का सबका टीचिंग हम साइंस के लिए दे रहे हैं। तो ये साल भर चलने वाला है, खाली लॉकडाउन तक नहीं, साल भर चलने वाला है। तो इसलिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और आपके दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करिए। और वीडियो को अभी तक लाईक नाही किया है तो जल्दी से लाईक भी कीजिए, कारण का मित्रांनो, तुमचं लाईक हे आमच्यासाठी खूप 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 एक शाबासकी असते। तुम्ही म्हणाल सर आम्ही तर विद्यार्थी आहेत, तर आम्ही कुठून तुम्हाला शाबासकी देणार? तसं नाही मित्रांनो, शिक्षक जरी किती मोठा असला, किती वयाने मोठा असला नाही, किती एक्सपिरियन्स असला, तरी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडनं काही ना काही आम्हा शिक्षकांना शिकायला मिळतच असतं, आणि तुम्ही विद्यार्थी म्हणजे आमच्यासाठी एक दैवत असता। केवळ तुमच्या आशीर्वादावरच, तुम्हाला शिकवल्यामुळेच आम्ही आनंदात राहत असतो, आणि शिकवण्यातला जो आनंद आहे तो आनंद दुसरीकडे कुठेच मिळत नाही मित्रांनो। तुम्ही जर शिकून मोठी झालात, चांगली झालात, आणि त्यामधून जर लॉकडाऊनमध्ये किंवा आमचा लॉस होणाऱ्या टायमिंगमध्ये आम्हाला बेल्लाळी सरांनी, डॉक्टर सिद्धेश्वर बेल्लाळी सर इंटरनॅशनल स्पीकर आहेत, इंटरनॅशनल मॅथमॅटिशियन आहेत, त्यांच्याकडनं तुम्हाला मॅथ्सचा एक्सपिरियन्स मिळाला, त्यानंतर सिरसाट सरांनी मिळाला, त्यानंतर बायोच्या सरांचा मिळाला, असं ज्यावेळेस तुमच्या आठवणीमध्ये येईल आणि तुम्ही ज्यावेळेस आमचा नामोल्लेख कराल तुमच्या आयुष्यामध्ये, तेव्हा मात्र करोडो रुपये मिळाल्यापेक्षाही जास्त आहे।
इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ओके, तो देखो एन इको इज, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, यानी कि नीट जी के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के लिए भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, देखो व्हाट इज इको एंड एक्सप्लेन इट विथ फिगर। एक छोटा सी डायग्राम वगैरह निकाल के आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, ऐसा ABCD आपको अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, कुछ इक्वेशन दिया जाएगा, कुछ फार्मूला दिया जाएगा, नहीं तो कई कैलकुलेशन दिया जाएगा, और उसमें से कौन सा करेक्ट है। डिटरमाइन व्हाट इज द लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा। इस तरह से आपको इको के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करना पड़ता है। अगर आप नीट जी का प्रिपरेशन कर रहे हो, और नीट जी का प्रिपरेशन करने के लिए आपको अच्छी तरह से थ्योरी समझ में आनी चाहिए, यानी कि थ्योरी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप खाली क्वेश्चंस यानी कि रेक्टिफिकेशन करोगे, फार्मूले रेक्टिफिकेशन करोगे, प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन करोगे, तो रेक्टिफिकेशन से कुछ नहीं होता। रेक्टिफिकेशन से खाली हमें समाधान मिलता है कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन एक्चुअली हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नीट जी क्रैक करनी है और इजी तरह से क्रैक करनी है, तो आपको 11 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब का आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप जी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। और आप नीट जी प्रिपरेशन, यानी कि नीट का भी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट आपको बहुत हैंड करने पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ ही आपको अगर फिजिक्स के अच्छा सा अच्छा स्कोर करना है, तो आपको मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन। ये 2 चैप्टर आपको कंपलसरी है, यानी कि कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको करना है। अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से करोगे, तो आपको 11th में जो कुछ भी फिजिक्स के है, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है, और 12th में जो कुछ भी फिजिक्स के प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन अच्छी तरह से डिराइव कर सकते हैं, यानी कि उसके स्टेप भी आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट है तो। और इसीलिए अपने ही चैनल पे बेलाडे सर आपके इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन ये 2 चैप्टर पहले लेने वाले हैं, इसलिए आप ये मैथमेटिक्स का भी लेक्चर आप कंटिन्यू अटेंड करिए, एक भी पीरियड मिस ना करना। ओके, चलो आगे मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और देखो एन इको जो कि हमें यानी कि बार बार सुनाई देता है, यानी कि एक आवाज रहता है, हम बोलने के बाद कुछ सेकंडों के बाद हमें जो आवाज यानी कि रिपीटेडली सुनने को मिलती है, उसे हम इको कहता है। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम में, बहुत सारे थिएटर में, बहुत सारे कुछ ड्रामा थिएटर में आपने सुना होगा, अगर कोई एंकर हेलो कहता है, हेलो, तो आपको बहुत बार सुनाई देता है हेलो 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 हेलो। ये जो आवाज आप सुनते हैं, इसे हम इको कहते हैं, यानी कि जिसमें इको थोड़ा सा एक कुछ तो फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट करके अगर रखा है, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर इको बहुत ज्यादा बनाए वाले हैं, तो आपको इको का मिक्सिंग होता है, और जो एंकर बोल रहा है, जो गाना बोल रहा है, तो उसका गाना, एंकर का एंकरिंग आपको सुनाई नहीं देता अच्छी तरह से। इसलिए इको जो है, इको ये एक साउंड इंजीनियरिंग का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ साउंड इंजीनियरिंग। साउंड इंजीनियरिंग बोले तो एक स्पेशल ब्रांच है इंजीनियरिंग में, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में है, बहुत सारी बिल्डिंग में है, आर्किटेक्चर में है, बहुत सारे अगर कोई एरिया है तो वहाँ डिज़ाइन करने के लिए ये साउंड इंजीनियरिंग के लोगों को बहुत वैल्यू है वहाँ। इसलिए ये साउंड इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। देखो एन इको इज सिंपली द रिपीटेशन ऑफ स्पीकर्स ओन वॉइस, उसकी ओन वॉइस कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन एट अ डिस्टेंस सरफेस, यानी कि कुछ तो एक डिस्टेंस सरफेस है, और डिस्टेंस सरफेस से आपको कुछ तो आवाज, यानी कि मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज मुझे यानी कि अगेन सुनने को मिल रही है। ओके, एग्जाम्पल अ क्लिप्स और अ रो ऑफ बिल्डिंग और एनी अदर एक्सटेंडेड सरफेस। अगर दूसरा भी कुछ एक्सटेंडेड सरफेस है, अगर हम बोलते हैं, बहुत बार ऐसा रहता है कि कहीं तो एक डायरेक्शन में स्पीकर चालू रहता है, यानी कि आवाज कहीं से तो दूर रहती है, लेकिन हमें सुनने को दूसरी दिशा से आती है। ये क्यों होता है? बहुत बार ऐसा होता है, यानी कि ये समझो, मैं आपको यहां बताने वाला हूं, समझो इस तरह से मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, समझो इधर एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह से साउंड इस दिशा में जाता है,
और इधर एक बिल्डिंग है और इधर एक दूसरी बड़ी बिल्डिंग है, इस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग है, और मैं यहां हूं, यहां मैं आवाज सुन रहा हूं, लेकिन यहां से निकलने वाली आवाज डायरेक्टली इस तरह से इधर मेरे कान तक नहीं आती। तो ये आवाज इधर से निकल के इस तरह से ये बिल्डिंग पे जाती है और इधर से रिफ्लेक्ट होके इस तरह से इधर आती है। लेकिन एक्चुअली साउंड का ओरिजिन इधर होता है, लेकिन मुझे फील होता है कि ये साउंड इधर से आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन इको के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो इको के बारे में क्या है, रिफ्लेक्शन एट अ डिस्टेंट सरफेस दैट इज अ क्लिफ or a row of building or any other extended surfaces, any other extended surfaces से हमें ये देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, देखो सर कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर टू व्हाइट प्लीज। अगर मैं व्हाइट बैकग्राउंड करूंगा तो आपके आंखों को तकलीफ होती है, आपके आंखों को तकलीफ होती है, इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड तैयार करना मुश्किल है। अगर मैं व्हाइट बैकग्राउंड करूं तो आपको तकलीफ होती है, मैंने करके देखा, ये पूरा करके देखा है। ओके, इसके बाद आगे का पॉइंट हम देखते हैं, इफ देयर इज अ साउंड रिफ्लेक्टर एट अ डिस्टेंस डी। ये देखो इधर है, देखो इस तरह से दिया है, तो ये डिस्टेंस डी है। देखो क्या बताया मैंने यहां, एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सोर्स, एक इफ देयर इज अ साउंड रिफ्लेक्टर एट अ डिस्टेंस डी, एक साउंड रिफ्लेक्टर है, इस तरह से ये रिफ्लेक्टर है डी, और इधर से सोर्स है, ये सोर्स से साउंड निकलती है और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होके रिवर्स आती है। डी फ्रॉम द सोर्स, देन द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल सोर्स, टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल सोर्स एंड इट्स इको, ओरिजिनल सोर्स एंड इट्स इको एट द साइट ऑफ सोर्स विल बी। तो वो किस तरह से रहता है देखो, तो विल बी, तो इस तरह से टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वी प्लस डी डिवाइडेड बाई वी, दैट इज इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाय v रहता है। यानी कि ये देखो टाइम है, यानी कि जाने के लिए टाइम और वापस आने के लिए टाइम, यानी कि उसका जो टाइम रहता है आपको मालूम है, दैट इज द टाइम इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी है। यानी कि टाइम टेकन बाय अ साउंड ट्रैवल, वो डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आपको लेनी पड़ती है। लेकिन ये जाते वक्त का टाइम है और एक रिवर्स आते वक्त का है, यानी कि दोनों की अगर आप एडिशन करते हो, यानी कि अगर यहां से साउंड निकल के रिफ्लेक्ट होके अगर यहां तक आती है, तो वो साउंड जितना डिस्टेंस वन डायरेक्शन में कवर करता है तो वापस आने के लिए उसे उतना ही टाइम लगता है। लेकिन उसने जो कुछ भी कवर करने वाला जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस रहता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर इनटू 2, ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर। दोनों के बीच जो कुछ भी डिस्टेंस रहता है उससे अगर हम ट्वाइस करते हैं तो हमें ये साउंड देखने को मिलता है। दिस इज द टी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय वी प्लस डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू 2d बाई वी है। ओके, आगे हम देखते हैं, एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ईयर, परसिस्टेंस हमें फील होता है, यानी कि परसिस्टेंस हियरिंग बोले तो दो साउंड के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज द 1/10 सेकेंड है, टाइम लैप्स इन बिटवीन दैट, यानी कि जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है अंदर दो साउंड के बीच, यानी कि हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो है 1/10 है। 1/10 बोले तो 0.1 सेकेंड है। अगर ये 0.1 सेकेंड है तो देखो, देयरफॉर इन ऑर्डर दैट एन इको ऑफ शॉर्ट साउंड, एग्जाम्पल clap or gunfire will be heard, that is the t is equals to, t is greater than 0.1। t कैसा रहना चाहिए आपका, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहना चाहिए, जो टाइम है वो टाइम कितना रहना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 0.1। अगर 1/10 से अगर ज्यादा टाइम है तो आप दो साउंड डिस्टिंक्टली लिसन कर सकते हैं, डिस्टिंक्टली। अगर 1/10 से अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो वो साउंड हम डिस्टिंक्टली लिसन करते हैं, यानी कि दोबारा वो साउंड हमें सुनने को मिलता है। अगर उससे ही पहले वो साउंड आता है तो वो सेपरेटली साउंड हम सुन नहीं सकते। ये साउंड इंजीनियरिंग का पार्ट है पूरा। ओके, तो इनमें से क्या है देखो, 2d डिवाइडेड बाई v इज ग्रेटर देन 0.1 है, 2d डिवाइडेड बाई v इज ग्रेटर देन 0.1, यानी कि d इज ग्रेटर देन v बाय 20, v बाय
20, यानी कि आगे हम यहां सॉल्यूशन में आपको दे रहा हूं तो वो क्या है देखो, दैट इज द v इज द स्पीड ऑफ साउंड इज द 340 मीटर पर सेकेंड। जो साउंड है, साउंड की वेलोसिटी क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द साउंड इन एयर, एयर में साउंड की वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दिस इज द 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड देन दैट द d इज ग्रेटर देन 17 मीटर। d यानी कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना पड़ता है, दिस इज ग्रेटर देन 70 मीटर। अगर ये 70 मीटर से ज्यादा है तो आपको इको सुनने को मिलता है, अगर इससे कम है तो ये साउंड आपको यानी कि इको आपको सुनने को नहीं मिलता। यानी कि इसके ऊपर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो, इसके ऊपर ऐसा पूछा जाएगा विच इज द करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, यानी कि ये इक्वेशन दिया जाएगा, इसमें कुछ तो मॉडिफिकेशन दिया जाएगा। ओके, और दूसरा, फॉर द इको विच डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, विच डिस्टेंस इज मस्ट बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर, सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो वहां आपको ऐसा दिया जाएगा कि 17 मीटर ए रहेगा, उसके बाद बी में रहेगा 18 मीटर, सी में रहेगा 20 मीटर और डी में रहेगा 21 मीटर। इस तरह से कुछ भी आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अल्टरनेटिव दिए जा सकते हैं। ओके, अगर आगे का पार्ट में आपको यहाँ एक यानी कि अपने किताब में एक क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ देखते हैं। देखो, अ मैन शाउट्स लाउडली, एक प्रॉब्लम है, एक एग्जाम्पल हमारे किताब में दिया गया है, वो एग्जाम्पल आप अभी हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। क्या है देखो, अ मैन शाउट्स लाउडली क्लोज टू अ हाई वॉल, एक हाई वॉल है और उसके सामने एक पर्सन खड़ा है। ही हियर्स एन इको, वो एक इको हियर करता है। ओके, इफ द मैन इज एट 40 मीटर, मैन कितने डिस्टेंस पे है वो, 40 मीटर फ्रॉम द वॉल, हाउ लॉन्ग आफ्टर द शाउट विल इको बी हियर्ड, यानी कि जो इको आपको किस तरह से सुनाई देगा। ओके, और आपको यहां दिया गया है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। 3 एनटीपी कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में इसका वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी एयर में 340 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है वैल्यू। तो ये आपको इस तरह से डिटरमाइन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव दैट इज वो कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि जाने के लिए एक टाइम लगता है, डिस्टेंस है, और आते वक्त एक डिस्टेंस है। यानी कि वो देखो, डिस्टेंस बिटवीन, इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम मैन टू वॉल, इस तरह से समझो एक वॉल है, एक वॉल है और ये वॉल के सामने एक पर्सन इस तरह से खड़ा है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना, इफ द मैन इज एट 40 मीटर, यानी कि दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 40 मीटर। ओके, लेकिन आवाज करने के बाद ये आवाज इस तरह से आगे जाएगा और ये रिपीट होके इस तरह से वापस आएगा, यानी कि जाने के लिए 40 मीटर और वापस आने के लिए 40 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस दैट साउंड इज ट्रैवल्ड इज टोटल डिस्टेंस इज दी 80 मीटर है। ओके, अभी मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखो तो इस तरह से है, इस तरह से है, देखो ये देखो क्या है, तो ये देखो यानी कि 40 मीटर टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच का, और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कि ट्वाइस कर रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस बिना हमें 80 मीटर। ओके, इसके बाद द टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर है, स्पीड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे यहां, तो हम अभी यहां इस तरह से, ये देखो इस तरह से, अगर आप ये 0 0 0 कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने के बाद आपकी वैल्यू यहां आ सकती है, दिस इज द 0.24 सेकेंड, दिस इज द 0.24 सेकेंड, इस तरह से ये वैल्यू आएगी। ओके, इसके बाद द मैन विल हियर द इको 0.24 सेकेंड आफ्टर द ही शाउट्स, म्हणजे त्याने जी काय हाक मारली, त्याने जे काय मोठ्याने ओरडला
तो ओरडल्याच्या नंतर त्याला किती वेळाने तो इको ऐकायला मिळाला, तर तो इको त्याला 0.24 सेकंड या कालावधीच्या नंतर त्याला तो इको ऐकायला आला. अशा पद्धतीचा हा प्रॉब्लेम आपण यामध्ये इथं पाहिलेला आहे. तर अशा पद्धतीने हा बीट आपण इथे पाहत आहोत. काही शंका आहे का तुम्हाला यामध्ये? ओके, तर आता यानंतर आता पुढे काय पाहूया, पहा आपण नेक्स्ट बीट काय आहे यानंतरचा. इथपर्यंत काही शंका आहे का तुम्हाला जे काही मी आतापर्यंत घेतलेलं आहे? ओके, पर्सनली चॅट मत करो मेरे भाई, पर्सनली चॅट मत करो. सर मॅथ्सचं लेक्चरर झालं मित्रा, मॅथ्सचं लेक्चरर. सर मॅथ्सचं लेक्चरर कधी आहे? मॅथ्सचं लेक्चररचा टाइम आहे 5 ते 6, 5 to 6, 11, यानी कि अभी और एक बार बताता हूँ. 11 का मैथ है 5 to 6 और 12th का मैथ है 6 to 7. ये इस तरह से ये टाइम है. 11th का है 5 to 6 और 12th का है 6 to 7. इसका आपको नोटिफिकेशन में जहां आप चैनल पे जाते हैं क्लिक करके वहां आपको टाइम डिस्प्ले है, टाइम टेबल डिस्प्ले किया है मैंने. ओके, इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखते हैं. ओके, इसके बाद देखो, जिज्ञासा कळसकर, सर कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर टू व्हाइट प्लीज. व्हाइट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बच्चों को देखने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं व्हाइट बैकग्राउंड मैंने लिया था लेकिन कैंसिल किया बाद में. ओके, बच्चों ने कैंसिल करने के लिए कहा. इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज रिवर्बरेशन. व्हाट इज रिवर्बरेशन? रिवर्बरेशन बोले तो एक जो साउंड रहता है, जो साउंड रहता है वो डेफिनेशन के साथ हम अच्छी तरह से लर्न करेंगे. देखो, इट इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नियरर देन 15 मीटर. अभी इको के लिए कितना डिस्टेंस दिया था? तो इको के लिए डिस्टेंस दिया था 17 मीटर. इको के लिए डिस्टेंस कितना था? 17 मीटर. लेकिन अब रिवर्बरेशन के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए? दो यानी कि लिसनर और रिफ्लेक्टर में, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टर एंड लिसनर, इन तीनों का एक एंगल है. इसमें कैसा देखो, रिवर्बरेशन 15 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड से उसका जो रिफ्लेक्टर है वो कितना डिस्टेंस पे चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज द 15 मीटर. इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि व्हाट डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर रिवर्बरेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर इको. इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. इसके बाद क्या है देखो, द इको ज्वाइंस अप विद द ओरिजिनल साउंड. Echo joins with the original sound which then seems to be prolonged. Okay, the echo joins up with the original sound. Okay, which then seems to be prolonged. इस तरह से मैंने आपको ये पॉइंट बता दिए हैं. ओके, द साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड, यानी कि साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि इस तरह से एक समझो, इस तरह से एक रिफ्लेक्टर है और एक इस तरह से एक सोर्स ऑफ साउंड है. ये सोर्स ऑफ साउंड इस तरह से साउंड निकलता है और इसी तरह से ये वॉल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है. ओके, द साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द वॉल्स, यानी कि ये कैसा रहता है कि 15 मीटर का डिस्टेंस है और ये यहां इस तरह से रहता है कि यानी कि वॉल पे मल्टीपल रिफ्लेक्ट होता है, इधर उधर, जैसे कि मच्छर जैसे मूवमेंट करते हैं. आपको मालूम है हवा में मच्छर जैसे मूवमेंट करते हैं, उसी तरह से इसका भी मूवमेंट रहता है. और फ्रॉम द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ क्लोज्ड रूम विच आर नियरर देन द 15 मीटर, अगर 15 मीटर से कम है तो इस तरह से आपको ऐसा एक रिवर्बरेशन आपको मिलता है, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको देखने को मिलता है. ओके, दिस कॉजेस अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट जस्ट वंस बट कंटिन्यूअसली. यानी कि रिवर्बरेशन में क्या है कि एक बार साउंड निकलने के बाद वहीं स्टॉप होता है, इस तरह से नहीं है, यानी कि कंटिन्यूअसली बार बार वो साउंड आपको सुनने को मिलता है. इसलिए हम उसे कहते हैं री बोले तो पुनः, बार, वर्बरेशन यानी कि वाइब्रेशन, यानी कि आपको बार वो साउंड आपको सुनने को मिलता है. रिवर्बरेशन ओके कंटिन्यूअसली रहता है, यानी कि एक बार सुनने के बाद वो स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूअसली चालू रहता है. इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, इसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, it is this the persistence of sound after the source has switched off. persistence of sound,
पर्सिस्टेंस ऑफ साउंड बोले तो जो साउंड आपको सुनाई देता है, तो दो साउंड के बीच जो कुछ भी गैप है, जो गैप यानी कि वो साउंड हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हम परसिस्टेंट साउंड बोलते हैं। यानी कि जो ड्यूरेशन रहता है, यानी कि दो साउंड के बीच का सेपरेशन करना, उसे हम क्या करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ साउंड करते हैं। और परसिस्टेंस ऑफ साउंड कितना है, तो 1/10 सेकेंड है, ये टाइम है। और 1/10 सेकेंड के बाद अगर आपके कान पे साउंड आता है तो उसे हम सेपरेटली सुन सकते हैं, उसे हम परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहते हैं। ओके, साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्विच्ड ऑफ, ओके, बंद होने के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स, बार 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 उसका रिफ्लेक्शन होता है। सीलिंग्स यानी कि छत के ऊपर से, वॉल से भी रिफ्लेक्शन होता है, सीलिंग से भी रिफ्लेक्शन होता है, एंड अदर सरफेसेस भी, यानी कि आपके घर पे, कई बिल्डिंग में, कई मंदिर में बहुत बार आपको इस तरह से देखने को मिलता है। अगर आप एलोरा यानी कि अजेंटा में अगर जाके आप केव्स कहीं देखे होंगे, अजेंटा में यानी कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, शायद औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको अजंता यानी अजंता केव्स है, अजंता केव्स है। ओके, तो अजंता केव्स में एक केव्स है, वहां एक हॉल बनाने वाला है। अब शायद वो 60 नंबर की केव्स है, मैं बहुत साल हो गए उसे देखे। 60 नंबर की केव्स है, यानी कि बहुत बार पुराना है, कम से कम 2-3 हजार साल पहले का काम है। 2-3 हजार साल पहले ये केव्स बनाने वाली है। और एक अंग्रेज पीपल यानी कि इधर उधर घूमते वक्त, यानी कि जो हंटिंग करने को जा रहा था, शिकारी के लिए जा रहा था, शिकार करने जा रहा था, उस वक्त उसने बंदूक की गोली मारी, तो वहां से जो आवाज निकला वो आवाज उसे बार 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 सुनने को मिला, इको सुनने को मिला। उसे थोड़ा सा अजीब सा साउंड आया, तो अजीब सा साउंड आने के बाद वो थोड़ा सा सर्च करने लगे कि ये साउंड पर यानी कि बार 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 बहुत बार सुनने को क्यों मिला। तो बार में वो सर्च करने के बाद उसको एक केव्स मिली, और केव्स में से ये साउंड पूरा सा रिफ्लेक्शन हो रहा था। और इस तरह से वो अजंता लेनी जो है, अजंता केव जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये अजंता केव्स का रिसर्च हुआ और आगे जाके पूरी उसकी खुदाई कर दी गई। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ओके, इसके आगे का पार्ट हम देखते हैं। देखो, रिवर्बरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट इन द डिजाइन्स ऑफ कंसर्ट हॉल। कंसर्ट हॉल बोले तो जो लाइव कंसर्ट करते हैं, जो सिंगर वगैरह रहते हैं वो कंसर्ट करते हैं, यानी कि गाना वगैरह गाते हैं, बजाते हैं, उनका एक कंसर्ट हॉल रहता है। कंसर्ट हॉल में इस तरह से डिजाइनिंग किया रहता है। डिजाइन ऑफ कंसर्ट हॉल, थिएटर्स एक्सेट्रा। थिएटर में भी ये साउंड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपको यानी कि बार 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 साउंड अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो उसे हम रिवर्बरेशन करते हैं। और एक बार बोलने के बाद, हेलो कहने के बाद अगर हम इस तरह से कहते हैं हेलो 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 हेलो, ये रहा इको। और जो रिवर्बरेशन बोले तो नॉइज बन जाता है, यानी कि दो साउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इको में दो साउंड हम सेपरेटली सुन सकते हैं, लेकिन रिवर्बरेशन में हम सेपरेटली नहीं सुन सकते, यानी कि मिक्स ऑफ साउंड होता है, मिक्सअप हो जाता है, वो सेपरेटली सुन नहीं सकते, उसे हम रिवर्बरेशन करते हैं। और जनरली ये कंसर्ट हॉल में वगैरह ये इस तरह से किया जाता है। बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा आपने, जो फिल्म थिएटर रहते हैं, तो फिल्म थिएटर के बाजू में जो वॉल्स रहते हैं, उसकी जो दीवार रहते हैं, तो दीवार में साउंड एब्सॉर्बर बिठाया जाता है। ये साउंड एब्सॉर्बर क्यों बिठाया जाता है? बहुत बार ऐसी भी कंडीशन होती है थिएटरों में, एक ऐसा पिक्चर आता है कि उसके लिए स्पेक्टेटर्स नहीं मिलते। स्पेक्टेटर्स बोले तो दर्शक नहीं मिलते, दर्शक बहुत कम रहते हैं। तो उस वक्त जो साउंड आ रहा है वो साउंड सुनने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए जो साउंड आता है वो वालों में यानी दीवारों में वो अब्सॉर्ब किया जाता है और क्लियरली साउंड वहां सुनने को लोगों को मिलता है। और बहुत बार ऐसा रहता है कि मैं कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूं। अगर थिएटरों में औरत ज्यादा रहती है, यानी कि फीमेल ज्यादा रहती है, तो साउंड क्लियरली सुनने को मिलता है, साउंड क्लियरली सुनने को मिलता है। ये पुराने साल की बात कह रहा हूं मैं आपको। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बात करें? यस, पुराने साल की बात कर रहा हूं, पुराने दिनों की बात कर रहा हूं मैं, सालों की नहीं, पुराने दिनों की बात कर रहा हूं। क्योंकि उस वक्त फीमेल यानी कि लेडीज साड़ियां वगैरह पहनती थी और पूरा शरीर ढक के लेती थी, बहुत ज्यादा कपड़े रहते थे आंख पर, इसलिए जो कुछ भी साउंड से साउंड आता था वो साउंड एब्सॉर्ब किया जाता था, यानी कि उसका रिवर्बरेशन नहीं होता था, क्लियरली साउंड सुनने को मिलता था।
यानी कि फीमेल ज़्यादा होने की वजह से। और उस वक्त के जो कि मेल रहते थे, मेल के ऊपर पैंट शर्ट ऐसा छोटा सा कपड़ा रहता था। लेकिन अभी की पूरा क्राइटेरिया बदल गया है। अब मेल के ऊपर शरीर ढक के कपड़े हैं और फीमेल के ऊपर यानी कि फीमेल बहुत कम ज़्यादा पहनते हैं, कम कपड़े पहनते हैं अभी। यानी कि अभी तो साउंड एब्सॉर्ब करने का काम ही नहीं है, इसलिए दीवारों में साउंड एब्सॉर्बर बिठाया जाता है, साउंड दीवारों में। और यानी कि जो साउंड से साउंड आएगा वो दीवार पे टकरा के अपने कान में ना आए, यानी कि वो वहां के वहां एब्सॉर्ब हो जाए और क्लियरली साउंड आपको सुनने के लिए वो वहां उस तरह से साउंड एब्सॉर्बर दीवारों में, छतों में, फ्लोरिंग में बिठाया जाता है। यानी कि बहुत बार कारपेट वगैरह बिठाया जाता है। जो चेयर रहते हैं वो चेयर भी स्पंज के रखे जाते हैं। बहुत बार बाजू में जो हमारे खेती का यानी कि राइस का जो तनिस बोलते हैं ना, राइस के जो काड़िया वगैरह रहते हैं, स्टिक्स वगैरह रहते हैं, जो जानवर वगैरह खाते हैं, ज्याला मराठीमध्ये तनिस असं म्हणतात, राइस का, वो दीवारों में बिठाया जाता है। बहुत ऐसा कार्विंग वगैरह करके उसे बिठाया जाता है। बहुत बार जो एग्स रखने के लिए उसका जो स्टैंड रहता है ना एग्स का, वो भी दीवारों में बिठाया जाता है। वो कपाट यानी कि खपट के रहते, खपट बोले तो ये पेपर का रहता है ना, जाड़ा खपट, उसके बनाए वाले रहते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस वहां की जाती है। ओके, तो देखो कंसर्ट हॉल वगैरह इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इफ द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव रिफ्लेक्टर्स, ओके, अभी मैं आपको यहां ये बता रहा हूं, देखो देखो, इफ द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड वेव रीचिंग अस इज स्मॉल, अगर वो स्मॉल है तो द रिफ्लेक्टेड साउंड गेट्स मिक्सड अप एंड प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस साउंड, ओके, इंक्रीज्ड लाउडनेस एंड कांट बी हियर क्लियरली। अभी मैंने वही बता दिया आपको, यानी कि वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है तो साउंड हम क्लियरली सुन नहीं पाते। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, इसके बाद रिवर्बरेशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय मेकिंग द वॉल्स एंड रूफ्स रफ, यानी कि वॉल्स और रूफ अगर हम रफ करेंगे, साउंड एब्सॉर्बर बिठाएंगे बाय यूजिंग द कर्टेन्स इन द हॉल टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कर्टेन्स वगैरह बिठा के, कपड़ा बिठा के, कार्विंग करके, यानी कि खेती में जो वेस्टेज रहता है वो वेस्टेज बिठा के हम साउंड एब्सॉर्बर वहां अच्छी तरह से कर सकते हैं और वो रिवर्बरेशन जो रहता है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चेयर्स एंड वॉल सरफेसेस आर कवर्ड विथ साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल। अब ये भी मैंने आपको बता दिया, वही बता दिया है आपको। ओके, इसके बाद पोरस कार्डबोर्ड शीट, पोरस बोले तो कार्डबोर्ड शीट रहते हैं, यानी कि उससे छोटे से होल्स रहते, छोटे छोटे छिद्र रहते और दीवारों पे मारे जाते हैं। यानी कि आने वाला साउंड ऐसा वो जो पोर्स रहते, यानी कि जो छोटे होल रहते, होल में से अंदर जाता है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी रिफ्लेक्ट होने के लिए उसे जगह नहीं मिलती, अंदर की अंदर वो अटक जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है। ओके, एंड परफोरेटेड अकॉस्टिक टाइल्स, परफोरेटेड अकॉस्टिक टाइल्स, परफोरेटेड बोलते तो सचिद्र बोलते हैं उसे, टाइल्स, जिप्सम बोर्ड्स, जिप्सम के भी बोर्ड्स बिठाए जाते हैं दीवारों पे, thick curtains, okay, etc. at the ceilings and at the walls are most convenient to reduce the reverberation. और ये रिवर्बरेशन रिड्यूस करने के लिए इस तरह से दीवारों में, सीलिंग में इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको रिवर्बरेशन के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो जीनियस साइंस आपको नॉलेज के साथ साथ एक विश्वास भी देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है, एक जिद देता है। इसलिए आप जीनियस साइंस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। तो ठहरते, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता के, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आज के वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।